सो हेलो एवरीवन, हमने कल क्लास में क्या किया था? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसी के साथ साथ अरण्यकाश, ब्राह्मण एंड उपनिषद को एक्सप्लेन कर चुका था मैं। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लास देखी होगी। अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं अर्ली वैदिक एज का डिवीजन। अर्ली वैदिक एज क्या थी? जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो वैदिक पीरियड था वो दो पीरियड में बांटा गया, एक अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक। तो जो हमारी अर्ली वैदिक एज है उसका टाइम पीरियड क्या आता है? 1500 से लेकर 1000 बीसी वाला जो टाइम पीरियड था उसी को हम कंसीडर करते हैं अर्ली वैदिक एज। ठीक है, फिर बात आती है तो अर्ली वैदिक एज में हमको पढ़ना क्या है? तो सबसे पहला जो आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा कि आर्यन सेटल डाउन कैसे हुए हमारे इंडिया में आके, है ना। तो आपको केवल ये याद रखना है, जो अर्ली वैदिक एज है उसमें केवल एक ही वेदा इंक्लूड है। कौन सा वेदा? जो है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, केवल अर्ली वैदिक एज पूरी ऋग्वेद पे आप यूं समझ लीजिए कि एक ही टेक्स्ट था जो कंपाइल हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद बात आती है तो ऋग्वेद के अलावा हमको क्या जानना चाहिए अर्ली वैदिक एज में? तो जो हमारे आर्यंस थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल एशिया से जो आए थे, सेंट्रल एशिया यानी कि ईरान और पर्सिया वाला जो रीजन है या फिर टर्की के आसपास का रीजन है, वहां से ये हमारे सेटल डाउन हुए इंडिया में आके हड़प्पन कल्चर को रिमूव करके, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर उनके पैरेलली सेटल डाउन हुए होंगे। तो उसमें बात आती है आर्यंस थे कौन? तो आर्यंस एक नोमैडिक कम्युनिटी थी। ऐसे मान लीजिए जैसे हमारे बंजारे होते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, अपनी सेटलमेंट बदलते रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि आर्यंस ना ही कोई इन्वेडर्स थे, तो इनको इन्वेडर्स की तरह कंसीडर नहीं करेंगे हम। ठीक है, क्या कंसीडर करना है कि बंजारे थे, एक जगह से दूसरी जगह सेटल होते रहते थे और इनकी सेटलमेंट के कारण ही जितना भी कल्चर डेवलप हुआ हमारे इंडिया का आगे, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आर्यंस की सबसे मेन बात क्या है आपको जो याद रखनी है, वो है एक तो लिंग्विस्टिक कैटेगरी थी। लिंग्विस्टिक कैटेगरी यानी आप इसको बंजारे से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, फिर पेस्टोरल कम्युनिटी थी साथ ही साथ। पेस्टोरल कम्युनिटी यानी कि मतलब जो आप कह सकते हैं कैटल पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं, गाय चराना, है ना, उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर करना, इन सब पे जो डिपेंड रहते हैं, वैसी कम्युनिटी। ठीक है, तो आर्यंस कौन से पीपल थे? जो हमारे सेंट्रल एशिया से आए थे। आपको क्या लिखना है? सेंट्रल एशिया से आए थे। अगर आप इसको शॉर्ट तरीके में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं नोट्स में सेंट्रल एशिया, पर्शिया और ईरान वाला रीजन। ठीक है, पर्शिया और ईरान वाला रीजन। इसी के साथ साथ कुछ मेजर पॉइंट्स है, पॉइंट्स मतलब आपको फैक्चुअल डाटा याद रखना है, वो मैं आपको बताता हूं। कुछ हमको इंस्क्रिप्शंस मिली है। इंस्क्रिप्शंस मैंने आपको समझाया था क्या होती है, कि रॉक के ऊपर कुछ भी एम्बेडेड होता है उससे पता लगता है। तो हमें आर्यंस के एविडेंसेस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? तो ये कुछ इंस्क्रिप्शंस के नाम आपको लिखने होंगे। एक तो है बोगासगाई इंस्क्रिप्शन, बोगासगाई इंस्क्रिप्शन। उसी के साथ साथ हित्ते, मिनाती और कसाई, ये कुछ नाम है जो इंस्क्रिप्शंस के हैं। ये आपको अभी थोड़े नए नए लगेंगे, पर ये आपको टाइम के साथ साथ हैबिट लग जाएगी याद करने की इनको। ठीक है, फिर बोगासगाई इंस्क्रिप्शन जो हमें है वो टर्की में मिली है। इनकी लोकेशन याद रखनी है। बोगासगाई इंस्क्रिप्शन कहां मिली है? टर्की में। और इसने मेंशन किसको किया है? तो आर्यंस को। ये जितनी भी है इन्होंने आर्यंस को कहीं ना कहीं मेंशन किया है। ठीक है, mentioned about Aryans। ठीक, फिर हित्ते ये हमें कहां मिली है? तो ये जो है एनाटोलिया नाम की एक जगह है, वहां पे मिली है। ये केवल आपको प्लेसेस याद रखने, फैक्चुअल डाटा है बेसिक। और मिनाती और कसाई ये दोनों है हमारी इराक की इंस्क्रिप्शन से ही। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। और एक मेजर पॉइंट और है कि जो हमारा ऋग्वेद है उसमें 36 टाइम्स आर्यंस का नाम मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कल्चर पे कितना इंपैक्ट रहा होगा उनका। 36 टाइम्स मेंशन्ड आर्यंस, ये लिखना है आपको पॉइंट साथ ही। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जितना भी अभी मैंने बताया उसमें से ये है। ठीक है, तो इसको भी याद करके रखना है। उसके बाद हम एक शिफ्ट लेते हैं। कैसा शिफ्ट? जो अर्ली वैदिक एज था उसमें जियोग्राफी कैसी रही होगी, जियोग्राफिकल रीजन कैसा था और क्या क्या एरिया कवर किया आर्यंस ने सबसे पहले इंडिया में आते ही अर्ली वैदिक एज के टाइम। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है। आपको एक हेडिंग डालनी है सेपरेट, जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ अर्ली वैदिक एज। ठीक है, उसके बाद बात आती है तो ये हमारा इंडिया का मैप है, समझ लीजिए। ठीक है, और पहले आपको पता हो पाकिस्तान और अफगान वाला जो एरिया था वो भी हमारे कनेक्टेड था। तो यहाँ पे हमारे कौन से पहाड़ आते हैं जो अफगानिस्तान और पाक को डिवाइड करते हैं? हिंदू कुश। अगर आपने बेसिक जियोलॉजी भी की होगी या छोटी क्लासों में भी कभी पढ़ा होगा तो हिंदू कुश का नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है,
तो उसमें मैं आपको बात बताता हूँ, दो मेजर जियोग्राफिकल डिवीजन देखने को मिलते हैं हमको। कौन कौन से दो मेजर डिवीजन? तो एक तो है हिमवंत और एक है मुंजावंत। ये नाम आपको रखने पड़ेंगे, ये लिख लीजिएगा नाम। एक तो है हिमवंत, एक है मुंजावंत। हिमवंत समझ के क्या लगता है आपको? ये पहाड़ों का नाम है, मेंशन किया गया है। ये जो हमारे हिमालयाज है उसी को क्या कहा जा रहा है? हिमवंत। हिमवंत मतलब आर्यंस का एक्सटेंड हम कहां तक मानेंगे इंडिया में? हिमवंत तक, मतलब हिंदू कुश से लेकर ये जो हमारा हिंदू कुश है उसको ही मुंजावंत कहा गया है। ठीक है, तो ये दो नाम रखना है आपको। हिंदू कुश पहाड़ियों से लेकर और हिमालय तक का जो रीजन है वो हमारे स्टार्टिंग में अर्ली वैदिक एज में आर्यंस ने कवर किया, आप यूं कह सकते हैं। ठीक है, ये कल्चर कहां तक फैला हुआ था? आर्यंस, ये जो नदर्न इंडिया था। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है तो इनमें मेजर कुछ रिवर्स भी आती थी जियोग्राफिकल रीजन में। कौन कौन सी आती थी? तो सबसे पहले तो ऑब्वियस आपको पता ही होगा, सिंधु, है ना। हिंदू कुश से जस्ट आगे सिंधु रिवर तो आएगी यहाँ पे, इस साइड से कहीं से बहा करती थी वो, आप भी मान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आती है सिंधु रिवर। उसके बाद सिंधु की 5 टेरिटरीज है जो इंडिया में लगती है, वो उनका भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सी है? तो सबसे पहले है झेलम, फिर आती है चेनाब, चेनाब के बाद रावी, फिर आती है वितासा, वितासा या फिर इसको आप ब्यास भी कह सकते हैं, ब्यास। इनका नाम भी बताऊंगा मैं अभी आपको, ऋग्वेद में कैसे मेंशन किया गया है वो सब भी आएगा। ठीक है, रावी, ब्यास और सतलज, सतलज भी लिखना है आपको। ठीक है, ये 5 रिवर्स है जो इसकी टेरिटरीज है और आपको जियोग्राफिकल रीजन में मेंशन करनी है। अब इनको कहा क्या जाता था ऋग्वेद में वही बताऊंगा। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ऋग्वेद है उसमें 40 रिवर्स मेंशन की गई है। यानी कि आपको कोई पूछ ले अर्ली वैदिक एज के टाइम पे कितनी रिवर्स का मेंशन दिखता है, तो आप क्या कहेंगे? 40 रिवर्स। ठीक है, ये जो 5 रिवर्स हैं इनके क्या क्या नाम थे तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले झेलम को कहा गया वितासा। ठीक है, फिर चेनाब को कहा गया अस्किनी, रावी को कहा गया परुष्णी। ठीक है, और व्यास को कहा गया विपासा। जो हमारी सतलेज है उसको कहा गया सतद्रेज। ये जो 5 नाम है आपको याद रखने पड़ेंगे, आप अलग से सेपरेट पॉइंट भी बना सकते हैं, इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेजरली आपको देखने को मिलेगा जो परोशनी रिवर है यानी कि हमारी रावी रिवर है उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि जितने भी मेजर बैटल्स है वो हमें झेलम और रावी के जो बीच का एरिया है उसमें देखने को मिलते हैं। ये आगे आपको पढ़ाऊंगा भी, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये 5 नाम लिख लीजिएगा और इन्हीं के सामने इनके शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा, या फिर ऋग्वेदा में इनको क्या कहा गया वो लिख लीजिएगा। तो जियोग्राफिकल रीजन कवर हुआ, मतलब आपको ये पता लग गया कि हमारा अर्ली वैदिक एज था वो केवल नदर इंडिया तक सीमित था, है ना। कहां से लेकर? हिंदू कुश से लेकर हिमालय की पहाड़ियों तक। अब हम जानेंगे अर्ली वैदिक एज की पॉलिटी के बारे में। कि बात आई है तो हम बात करते हैं कि वैदिक एज में पॉलिटी का क्या इंपॉर्टेंस रहा। मैं बताता हूँ, आपने देखा होगा इतने टाइम से हमको कोई पॉलिटिकल एविडेंसेस नहीं मिल रहे, पर जब वैदिक एज आई तो हमें पता लगता है पॉलिटी एडवांस होना शुरू हो गई थी धीरे धीरे, और आगे जाके बहुत ज्यादा एडवांस हुई। आप कह सकते हैं ये नींव बनी एक वैदिक एज के लिए। ठीक है, तो पॉलिटिक्स की डिस्क्राइब करते हैं तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है। ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जो असेंबलीज हुआ करती थी मेजर, है ना, तो वो सब कंट्रोल करने के लिए होती थी पूरी पॉलिटी को। तो ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन सा नाम आता है आपको नाम लिखने हैं, विधाता, सभा, समिति एंड गण। ठीक है, तो गण क्या होता था? जो सोल्जर्स की असेंबली हुआ करती थी। ठीक है, आप लिख लीजिएगा सोल्जर्स, या फिर कह सकते हैं सिंपल पीपल जो होते हैं वो भी इसके अंदर ही आते थे। ठीक है, सोल्जर्स असेंबली। उसके बाद आती है समिति। समिति में क्या था कि आप कह सकते हैं ऑल मेंबर्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल मेंबर्स, है ना। मतलब जितने भी लोग हैं, कह सकते हैं आप पॉलिटिक्स से जितने भी रिलेटेड पीपल है वो सारे इसके अंदर आ रहे थे। फिर ये सभा में क्या अंतर आता है? समिति से ऊपर सभा आती है, उसमें क्या होता है? असेंबली ऑफ सिलेक्टेड फ्यूज। असेंबली ऑफ सिलेक्टेड फ्यूज मतलब कुछ गिने चुने लोग हुआ करते थे, वही हमारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंसीडर किया जाते थे। उसके बाद विधाता की बात आई है तो ये होती थी ट्राइबल असेंबली। ट्राइबल असेंबली, ठीक है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं अर्लीस्ट ट्राइबल असेंबली। ठीक है, पॉलिटी में सबसे ज्यादा एविडेंस इसके, सबसे पहले इसकी एविडेंस मिले हैं जो एक ट्राइबल असेंबली है। ठीक है, अर्लीस्ट ट्राइबल असेंबली है।
ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हुई कुछ मेजर। उसके बाद बात करते हैं तो हमारे जो मेजर ऑफिसर्स हुआ करते थे, मेजर पोस्ट क्या होती होगी, चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले हुआ करता था कुल, ग्राम, फिर विस, फिर जनः, फिर राजनः। ये कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुल तो आपको पता होगा, हमने फैमिली से रिलेटेड होता है कुल, है ना। तो इसमें जो हेड हुआ करता था उसको क्या बोलते थे, कुलपति। ठीक है, फिर ग्राम से आप समझ ही रहे हैं कि गांव को बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या हुआ करता था, ग्रामीण, ग्रामीण, इसको क्या बोला जाता था, इसके हेड को ग्रामीण। फिर बात आती है विस, मतलब आपको समझिए विस प्रोविंस को कहा जा रहा होगा, ये हो सकता है ना। तो उसको क्या कहेंगे, विस्पति, विस्पति। ठीक है, फिर बात आती है जना, जना की हेड को भी जनाहा ही कहा जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जना का जो हेड हुआ करता था उसको जना ही कहा जा रहा है। फिर राजना, राजना मतलब सब पे राज करने वाला जो हेड ऑफिसर हो रहा है यहाँ पे, उसको कहा जा रहा है। या फिर आप ये कह सकते हैं जो ट्राइबल असेंबली के ऊपर रूल कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, राजना। सबसे ऊंची पोस्ट हुआ करती थी राजना की। और ये सिलेक्ट कौन करते थे, तो सिलेक्टेड बाय सभा, सिलेक्टेड बाय सभा। मतलब जो हमारे सिलेक्टेड फ्यूज की असेंबली है वो आपस में मिलकर अपना एक नेतृत्वकर्ता चुन रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद ये तो हुए मेजर ऑफिसर्स। उसके अलावा भी कुछ मेन ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं हमको, जैसे कि हमारे पुरोहित हुआ करता था, राजपुरोहित हुआ करते थे, उसी के सेनानी हुआ करते थे जो सेना बल देखा करते थे। उसी के साथ एक और नाम लिख लीजिएगा, व्रजपति। ठीक है, व्रजपति, ये भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। व्रजपति में क्या होता है कि व्रजपति जो है वो ऑनर ऑफ लार्ज लैंड कह सकते हैं आप इसे, ऑनर या फिर ऑफिसर बोल सकते हैं, ऑफिसर ऑफ लार्ज लैंड, ऑफ लार्ज लैंड। मोस्ट ऑफ क्या हुआ करता था, ये जो लैंड थे वो पेस्टोरल नेचर हुआ करते थे, मतलब चरगाह वाले लैंड हुआ करते थे, ये कह सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ पॉलिटी खत्म होती है अर्ली वैदिक एज की। लेटर वैदिक में आपको देखने को मिलेगा पॉलिटी और कैसे एडवांस हुई। ठीक है, अब अगले स्टेप पे चलते हैं, सोसाइटी को समझते हैं। अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी के बारे में जानते हैं कि सोसाइटी में क्या क्या रहा होगा और कैसे लोग रहे होंगे, ये भी जानते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या रही होगी। तो सोसाइटी में सबसे पहली बात जो आती है पुरुष उक्ता रिंग। ये मैंने क्यों मेंशन किया है मैं आपको बताता हूँ। ये जो है हमारे 10th मंडाला में मिलती है, ऋग्वेदा के 10th मंडाला में मिलती है। ठीक है, और इसमें मेंशन क्या किया गया है, 4 वर्ड। मतलब आपको क्या देखने को मिला, हड़प्पन कल्चर के बारे में आपको इतना नहीं पता था, पॉलिटी और सोसाइटी के बारे में, पर यहाँ के क्या देखने को मिलता है, वर्ण सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है कहीं ना कहीं। पर ये वर्क पे डिपेंड होता था, ना कि किसी भी कास्ट कलर पे। ठीक है, वर्क पे डिपेंड हुआ करता था, वर्क के अकॉर्डिंग चलते थे। तो हम क्या लिखेंगे, 4 वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम। जैसे कि आपको पता होगा 4 वर्ण कौन से होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। वैसे शूद्र सबसे नीचे कंसिडर किए जाते हैं, पर ऊंच नीच अपन को नहीं रखनी है दिमाग में। ठीक है, ये हुई सोसाइटी की सबसे पहली बात कि 4 वर्ण सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुके थे। पर यहाँ वर्ण सिस्टम की मेन कैपेबिलिटी क्या थी आप कह सकते हैं, या फिर मेन इंपोर्टेंस क्या थी कि ये फ्लेक्सिबल हुआ करते थे। ठीक है, फॉर वर्ण सिस्टम बट फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल कैसे, मतलब आप मान लीजिए आपने कोई पोस्ट ले रखी है या फिर आप कोई वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कोई अच्छा वर्क चूज कर लिया उसकी जगह, या फिर कोई आप सामाजिक कार्य में लग गए, तो आपका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है आपस में, ये वर्ण सिस्टम। ठीक है, अब बात आती है फूड एंड अम्यूजमेंट्स। मतलब इनके अम्यूजमेंट्स क्या रही होगी, इनके फूड कैसा रहता होगा। तो कुछ बेसिक जानना है। जैसे देखिए अम्यूजमेंट्स तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं गैम्बलिंग। गैम्बलिंग एक मेजर रोल प्ले करता था इनके अम्यूजमेंट्स के लिए। ठीक है, उसके अलावा म्यूजिक और चैरिट रेसेस जो है उसके भी एविडेंस देखने को मिले हमें, चैरिट रेसेस। ठीक है, म्यूजिक में क्या होता था, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे, वो कौन कौन से हैं देखिए, फ्लूट, ल्यूट एंड ड्रम्स। और इन्हें ऋग्वेद में क्या कहा गया है वो भी लिखेंगे हम। देखिए लूट तो है वीणा, ठीक है, फिर ये फ्लूट को कहा गया है वाना, और इसको कहा गया है धुंदुबी। क्या कहा गया है, धुंदुबी। इंग्लिश में लिख देता हूं, धुंदुबी।
ठीक है, ये कुछ मेजर चीजें याद रखनी है आपको। फूड एंड एम्यूजमेंट्स क्या रहे होंगे, उसके अलावा मिल्क बटर ये सब यूज होता था, ये तो आपको पता ही है, सोसाइटी में होना ही है। ठीक है, क्योंकि पेस्टोरल नेचर तो पहले से था। उसके बाद बात करते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन। मतलब किसी भी सोसाइटी को अगर आपको अच्छे से परखना है तो सबसे पहली चीज आप क्या देखेंगे कि पोजीशन ऑफ वुमेन कैसी है, वहां पर मेंटेलिटी कैसी है वुमेन्स को लेकर, उनकी रिस्पेक्ट हो रही है या फिर नहीं। तो पोजीशन ऑफ वुमेन कैसी थी, तो बहुत ही अच्छी पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं हम बाकी आने वाली एजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कैसे, एक तो नियोग हुआ करता था, नियोग। नियोग का अर्थ है विडो रीमैरिजेस, विडो रीमैरिजेस। ठीक है, उसी के साथ हमें देखने को मिलता है नो एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलीगैमी, नो एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलीगैमी यानी कि मल्टीपल मैरिजेस करना, ये भी नहीं देखने को मिलता। उसके बाद बात आती है तो चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा का कोई एविडेंस नहीं था दूर दूर तक। चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रथा वर नॉट देयर, मतलब ये अननोन थे, उससे इनको कुछ लेना देना ही नहीं था। ठीक है, तो आप खुद देखिए पोजीशन ऑफ वुमेन थोड़ी अच्छी दिख रही है आपको अभी, पर ये अफसोस की बात है कि आगे जाते जाते ये खराब होती दिखेगी आपको। ठीक है, पोजीशन ऑफ वुमेन हो गया। उसके बाद रिलीजन की बात करते हैं, तो इनके बिलीव्स क्या रहे होंगे, इनके डेटीज क्या रहे होंगे, किस में मानते होंगे, रिचुअल्स क्या रहे होंगे, उनके बारे में थोड़ा जानना है। तो पहले मैं कुछ मेजर डेटीज बताऊंगा वो आपको, और उसके बाद जो बेसिक्स होंगे वो बताऊंगा अगली स्लाइड में। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है तो इंद्र। जी हाँ, इंद्र जो थे वो इनके मेजर डेटी थे, सबसे बड़े भगवान कंसीडर करते थे ये इंद्र भगवान को। और इंद्र को कहा क्या जाता था पुरंदर, पुरंदर, पुरंदर यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। ठीक है, फिर इंद्र के बाद बात आती है अग्नि की। अग्नि को इंटरमीडिएट माना जा रहा है यहां पे, इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड एंड ह्यूमंस। मतलब उनका मानना था कि अग्नि को आप कुछ भी समर्पित करेंगे या सैक्रिफाइसेस देंगे अग्नि को, तो वो डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट हो रही है कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, अग्नि के बाद बात आती है वरुण। आज के टाइम में वरुण आप जल के देवता की तरह देखते होंगे, पर उस टाइम में जब ये पूज रहे थे उनको, तो वरुण थे, आप कह सकते हैं गॉड ऑफ रीटा, गॉड ऑफ रीटा। रीटा मैंने आपको बताया था पहले, कॉस्मिक ऑर्डर। ठीक है, कॉस्मिक ऑर्डर, गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद जो सूर्य थे, हमारे सन जो थे, वो मेजर रोल प्ले करते थे इनके डेटी के लिए। क्या, सन। और जो सन है उनको भी 5 अलग अलग मेजर गॉड्स में डिवाइड किया गया है, या आप कह सकते हैं मेजर डेटीज में डिवाइड किया गया है। वो नाम बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहले तो है सूर्य, फिर आता है मित्र, कुशाना, फिर आता है विष्णु, और उसके बाद आते हैं सावित्री। मैंने कल आपको गायत्री मंत्र के बारे में बताया था कि ऋग्वेद में मेंशन है। जी हाँ, तो वो सावित्री जो गॉडेस हैं, जो सूर्य के अलग अलग पार्ट्स हैं, उन्हीं के अंदर आता है, और ये इन्हीं को डेडिकेटेड है। गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू हर, डेडिकेटेड टू हर। ये लिख लीजिएगा आप साइड में, मेजर पॉइंट है। ठीक है, अब आप खुद देखिए, जो सूर्य है, सूर्य जो हमारे जो सन है, उन्हीं की बॉडी को पूजना, यानी कि सूर्य के अंदर आ रहे हैं वो। फिर मित्र, मित्र जो है वो सोलर गॉड है, यानी कि जो सूर्य से रोशनी आ रही है उनके गॉड। ठीक है, फिर पुशाना, पुशाना कौन हुआ करते थे, जो कैटल्स होती है उनका ध्यान रखने वाले या उनको प्रोटेक्ट करने वाले गॉड। उसी के साथ इन्हें कई लोग गॉड ऑफ मैरिज भी कंसीडर करते थे। ठीक है, फिर विष्णु की बात आई है, तो विष्णु जी जो हमारे भगवान आज है, आप कह सकते हैं कि पहले जब अर्ली वैदिक एज थी, उस टाइम में सूर्य के अंडर ही मतलब डेटी की तरह कंसीडर किए जा रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया रिलीजन। अब कुछ मेजर डेटीज और बचे हैं जिनके इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे, वो आपको बताता हूं, और उसी के साथ इकोनॉमी बताता हूं आपको कैसे रही। जो और डेटीज हुआ करते थे उनके बारे में बताता हूं, कौन कौन से डेटीज थे। तो सबसे पहले है सोमा, सोमा, अ पोटेंट ड्रिंक प्लांट, पोटेंट ड्रिंक प्लांट।
ये जो आप आज के टाइम में भांग सुनते होंगे नाम, ये उसी का नाम है। ये उसको पूजा करते थे, एज ए डेटी लिया करते थे उसको, ठीक है। पोटेंट ड्रिंक हुआ करती थी इस प्लांट से बनती चीजों। तो सोमा जो है वो हमारे 9th मंडला में भी मेंशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा में भी ये क्या है, मेंशन है। पोटेंट ड्रिंक प्लांट है, भांग को कहा जा रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद सोमा के बाद आते हैं रुद्र। रुद्र जिसको कई लोग आज के प्रेजेंट टाइम शिवजी जो भगवान है उनसे भी कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो रुद्र जो थे वो गॉड ऑफ एनिमल कंसीडर किए जाते हैं। जो मैंने आपको पशुपति बताया था, आप कह सकते हैं कि उन्हीं के बाद रुद्र कहने लगे उनको, गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद दायुष की बात आती है। दायुष तो गॉड ऑफ ऑल गॉड्स या फिर फादर ऑफ ऑल गॉड्स, ठीक है, ऑल गॉड्स। उसके बाद बात आती है यमा। तो यमा जो थे वो गॉड ऑफ डेथ हुआ करते थे। यमा के बाद बात आती है तो अश्विनी, मारुत और अदिति। अश्विनी, मारुत और अदिति। तो अदिति जो थे आप उनको तो मदर गॉडेस कंसीडर करेंगे, ठीक है, मदर गॉडेस, ठीक है। तो उसी के साथ जो मारुत थे वो थे गॉड ऑफ स्ट्रॉम, गॉड ऑफ स्ट्रॉम मतलब जो तूफान आते हैं उनके देवता। फिर अश्विनी, अश्विनी जो थे वो इमोरैलिटी के गॉड थे, इमोरैलिटी या फिर हेल्थ के, ठीक है। ये कुछ मेजर डेटीज थे जो आपको याद रखने हैं, और कैसे कैसे और क्या क्या वर्क हुआ करते थे वो भी याद रखना है। और सबसे मेजर तो सोमा ही है, इनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर बात आती है इकोनॉमी की। तो अर्ली वैदिक एज की इकोनॉमी कैसी रही होगी, तो आपको याद रखना है नोमैडिक कल्चर के थे, आपको पता है आर्यंस नोमैडिक कल्चर के थे, यानी कि बंजारे थे, तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग तो होने से रही, विलेज इकोनॉमी हुआ करती थी। उसके बाद बात आई है कॉइनेज। तो कॉइनेज से ये अननोन थे, लेटर वैदिक एज में जाके कॉइनेज इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर आपको टाइम स्केल वाला याद हो, मैंने आपको बताया था कैसे कैसे कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे। तो सबसे पहले हमें एक निक्शा नाम का कॉइन मिला था, वो हमको वैदिक एज में मिला था, पर आपको ये याद रखना है लेटर वैदिक एज में मिला था, ठीक है। ऐसे आयरन भी हमारा लेटर वैदिक एज में है ना कि अर्ली वैदिक एज में। उसके बाद बात आई है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम चला करता था, एक सामान लिया दूसरा सामान दिया, ठीक है। और काउज और गोल्ड इनमें डील हुआ करती थी, ठीक है, काउज और गोल्ड में डील हुआ करती थी। अब उसके बाद हमारा लगभग अर्ली वैदिक एज पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक मेजर पार्ट आता है, वो मैं आपको बताऊंगा, जो है बैटल ऑफ दशराजना। बैटल ऑफ दशराजना जो हमारे हुआ था भरत ट्राइब के किंग के बीच में और 10 राजन। 10 नाम से पता लग रहा है 10 राजन यानी 10 किंग होंगे, है ना। 10 किंग्स वर्सेस भरत ट्राइब। भरत ट्राइब जिसमें हमारे भारत का नाम रखा गया है वही थी, भरत ट्राइब किंग। अब भरत ट्राइब के किंग कौन थे, तो उनका नाम था सुदास, ये आपको याद रखना है, ठीक है, सुदास। अब जो ये 10 किंग्स थे इसमें से 5 तो थे आर्यंस और 5 थे नॉन आर्यंस किंग, नॉन आर्यंस, ठीक है। 5 आर्यंस और 5 नॉन आर्यंस किंग। ये हुआ बैटल ऑफ दशराजना। और इसमें देखिए आपसे कई बार ये पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे हुआ, तो ये आपको याद रखना है परोशनी रिवर के किनारे, परोशनी रिवर जो मैंने अभी आपको रावी नदी बताई उसके किनारे, ठीक है। उसी के साथ कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो हमारी भरत ट्राइब है ना, सुदास। और आपको ये हैरानी होगी कि सुदास जो थे उन्होंने 10 किंग के अलायंस को हरा दिया था अकेलों ने, ठीक है। तो ये जो भरत ट्राइब थी यहाँ पे विक्टोरियस साबित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात आई है तो पुरुष। पुरुष एक ट्राइब हुआ करती थी इन 10 में से ही, उन्होंने अलायंस की भरत ट्राइब के साथ, ठीक है, भरत ट्राइब के साथ। और महाजनपद पीरियड में जाकर एक नया जनपद इवॉल्व होता है जिसमें नई ट्राइब बनती है, वो थी कुरु। ये जो मेजर पॉइंट्स है केवल यही याद रखने हैं आपको अर्ली वैदिक एज में। जितना भी फैक्चुअल डाटा था मेरे हिसाब से मैं कवर कर चुका हूँ। आर एस शर्मा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं उससे थोड़ा आगे ही चल रहा हूँ और आपको मेजर डाटा बताता चल रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ आपकी अर्ली वैदिक एज यहाँ खत्म होती है। अब बात करेंगे हम अगले लेक्चर में लेटर वैदिक एज से, ठीक है। धन्यवाद।